Hello everyone, I PK Chaudhary welcomes you all to our YouTube channel Creative Study AK. So guys, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट, जो कि KUK और MDU में थर्ड सेम में है. ठीक है, फिजिकल का टॉपिक है. तो थर्मोडायनेमिक्स देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. थर्मोडायनेमिक का मतलब ही समझते हैं कि क्या होता है. ठीक है, थर्म और डायनामिक में इसको हम ब्रेक करेंगे. ठीक है, थर्म डायनामिक. ठीक है, थर्मोडायनामिक. थर्म का मतलब होता है हीट या फिर एनर्जी. ठीक है, थर्म का मतलब एनर्जी. स्पेसिफिक हम किसके लेते हैं? हीट की बात करते हैं. डायनामिक हमें पता है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन, है ना, स्टैटिक्स और डायनामिक. डायनामिक मतलब मोशन. कोई चीज हमारी क्या है? मोशन में है, चल रही है, मूव कर रही है, उसको बोलते हैं हम डायनामिक. ठीक है, यानी जब हमारी हीट क्या है? मोशन में है, उसकी स्टडी को क्या करते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं. ठीक है, हीट या फिर मैं बोल दूं एनर्जी जब हमारी मोशन में होती है, क्या बोल देंगे? थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, अब देखो प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन की बात करें थर्मोडायनामिक्स की, ये डेफिनेशन मतलब जो इसका नाम है उसका ये मतलब है. तो डेफिनेशन क्या है? थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी. यानी जो डिफरेंट एनर्जीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें बताती है थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, ओके, ये था बेसिक सा थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन. मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास क्या है? क्यों पढ़ते हैं हम थर्मोडायनामिक्स? मतलब थर्मोडायनामिक्स से हमें क्या मिला? स्कोप बोल दो, ऑब्जेक्टिव बोल दो, इंपॉर्टेंस बोल दो कि हमें इसमें क्या है, एप्लीकेशन बोल दो कि थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताती है. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले हमें क्या बताती है? whether the reaction will take place or not. मतलब कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स बताता है. ठीक है, हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है हमें? रेट ऑफ द रिएक्शन. केमिकल काइनेटिक्स ये नहीं बताता कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है. लेकिन क्या है, सबसे पहले क्या है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स ने बता दिया. ये क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं. रेट के बारे में ये बात, रेट के बारे में बात नहीं करता. थर्मोडायनामिक्स जो है वो रेट के बारे में बात नहीं करता कि कोई भी रिएक्शन है स्लो होगी, फास्ट होगी, मॉडरेट होगी, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता. ठीक है, यानी क्या कर दिया? कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो बताएगा. उसके बाद हमें बताएगा कि रिएक्शन की यील्ड. क्या बताता है? यील्ड. यील्ड का मतलब एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन बोल सकती हूं मैं. एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन यानी कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, उसके बारे में भी बताता है. थर्ड हमें इंपॉर्टेंट जो है, हम क्यों पढ़ते हैं, जो थर्मोडायनामिक्स है उसकी हेल्प से हमें डिफरेंट लॉज मिले. जैसे हम पढ़ते हैं रेवुड्स लॉ. रेवुड्स लॉ पढ़ते हैं, फेज रूल पढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. यानी इस थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से ही हमें ये क्या मिले हैं? लॉज मिले हैं. तो ये था ऑब्जेक्टिव की भी थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते क्यों है. फर्स्ट समझ आ गया, कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है. रेट के बारे में हम बात नहीं करते, नहीं बताता कुछ भी थर्मोडायनेमिक्स. यील्ड, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन यानी कितनी मेरी रिएक्शन होगी. ठीक है, रेवुड्स लॉ, फेज लॉ, अलग अलग लॉज बनाने में भी ये हमारी हेल्प करता है. ये था ऑब्जेक्टिव. अब अगर मैं बात करूं किसकी, लिमिटेशंस की, है ना. साइंस में तो है यही चीज होती है, हम पहले उसके पढ़ते हैं
इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, लिमिटेशंस की भी कमियां बताएंगे ही बताएंगे। तो कमी क्या है, सबसे पहले हमने बात की अभी रेट की, कि भाई कोई भी रिएक्शन जो है होगी या नहीं होगी बता दिया, लेकिन कितनी जल्दी होगी, फास्ट होगी, स्पीड की कोई बात नहीं करता। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या होंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट चीज जो मैंने की, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता कि कोई रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी ये। उसके बाद मेरे पास सेकंड है कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है ना, सबसे मेन चीज है, कभी भूलना ही मत, थर्मोडायनेमिक्स कहीं भी आ जाए तो हमेशा याद रखना, दो टर्म्स पढ़ते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, है ना, यही पढ़ते हैं ना, दो चीजें पढ़ते हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो बोलने में थोड़ा माइक्रो, मैक्रो है ना, मुंह जोर पड़ रहा है मैक्रो बोलने में। तो ये तो हमारा होता है लार्ज पार्टिकल्स, है ना, लार्ज बॉडी बोल दो, या फिर हम BUL के बल्की मटेरियल्स के लिए। और ये क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके लिए। ठीक है, माइक्रो याद कर सकते हो, माइक्रो बोलने में आराम से बोला जा रहा है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो जोर पड़ रहा है, मुंह ज्यादा ओपन हो रहा है, तो लार्ज मतलब ज्यादा, लार्ज के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक। दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ आ गया। अब हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो क्या करती है, वो किसकी स्टडी करती है, ओनली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। किसकी, ओनली इसकी नहीं करती। ठीक है, ओनली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, बल्क में जो मटेरियल प्रेजेंट होगा उसमें ही हम थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रो में फेल है। ठीक है, ये सेकेंड लिमिटेशन है हमारी थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है थर्ड क्या है कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है ना, अब कोई भी रिएक्शन है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब क्या किया, रिएक्टेंट पहले R1 P1 में कन्वर्ट हुआ, एक प्रोडक्ट ये बनी, फिर रिएक्शन हुई, फिर ये P2 में, और फिर ये फाइनल में, है ना। ये क्या है इसका मैकेनिज्म, क्या है रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको। जो मेन रिएक्टेंट ये है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये है, यानी इसको मैं बोल दूं इनिशियल, और ये क्या है मेरा फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। ठीक है, जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है वो किस पे फोकस करती है, बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, यानी पहले क्या चीज थी हमारे पास, फिर क्या चीज आई फाइनल में, हमारे पास क्या चीज आ गई, बस उससे मतलब है, यानी मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है थर्मोडायनेमिक्स का। ये इसकी थर्ड लिमिटेशन है कि ये क्या करती है, कोई भी रिएक्शन है उसको बस इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, मैकेनिज्म से, पाथ से मतलब नहीं है। ये इसके क्या थे, कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की। उसके बाद हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स आती हैं जो कॉमन टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, बार बार हम यूज करेंगे। टाइप ऑफ सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे। देखो कॉमन टर्म्स, सम कॉमन बोल दो या इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल दो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आगे नहीं लिख रही मैं। सबसे पहले क्या है, देखो मेन जो हम अभी डिस्कस करेंगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स।
अब कोई भी चीज देखो, मैं पढ़ा रही हूं अभी, ठीक है, मुझे इस रूम से मतलब है ना, क्योंकि मुझे एक रूम चाहिए था पढ़ाने के लिए, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी मुझे किससे मतलब है, इस रूम से। कोई भी ऐसा पोर्शन जिसपे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या फिर मैं बोल दूं जिसपे हम काम कर रहे हैं, उस पोर्शन को हम बोलेंगे सिस्टम, ठीक है। अब हम फोन चलाते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, फोन में होता है, अगल बगल में क्या हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे लिए, हमारे लिए सिस्टम क्या है, फोन है। इंस्टाग्राम चला रही है तो इंस्टाग्राम पे ध्यान है, रील्स देख रहे हैं, तो सिस्टम क्या है, इंस्टाग्राम। और हमें कोई ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है, कोई ध्यान नहीं है, बस क्या है, इंस्टाग्राम पे फोकस है। तो यानी कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज या कोई भी जगह जहां पे हमारा पूरा फोकस है, हम जहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इंस्टा पे हमें पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, क्या नोटिफिकेशन आ गया, किसने क्या पोस्ट डाल दी, क्या रील्स आ गई, ठीक है, वो चीजें क्या है, इंस्टाग्राम चला रहे तो वही ध्यान है। घर में क्या हो रहा है, इवन व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी एक ऐसा पोर्शन जहां पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूरा ध्यान है, उसको हम बोलेंगे सिस्टम, ठीक है। उसके आसपास का जो एरिया रह गया वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग, ठीक है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें, इनकी डेफिनेशंस मैंने लिख रही, समझ आ गया होगा होप सो। और डेफिनेशंस बुक से कर लेना है इंग्लिश में, हिंदी बस समझ लेना, पता होना चाहिए कि क्या है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में कि सिस्टम क्या है। कोई भी ऐसा पोर्शन जहां हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सिस्टम होता है। उसके आसपास जो सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी जगह रह गई, अब मेरे लिए क्या है, इस रूम को छोड़ के जितनी भी जगह, वो सारी क्या है, सराउंडिंग है। और यूनिवर्स में क्या हो जाएगा, सिस्टम और बाहर का जो एरिया है मतलब सराउंडिंग, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम्स, समझ आ गया होगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम्स में हम पढ़ते हैं 3 टाइप के सिस्टम। फर्स्ट मेरे पास क्या होता है, पहले मैं लिख लेती हूं, ओपन सिस्टम, ठीक है। सेकंड है मेरे पास क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड है मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है जी, अब ये देखो, ओपन सिस्टम का अगर मैं एग्जांपल लूं, सबसे पहले देखो बारिश का मौसम है तो नॉर्मली चाय, क्या है मेरे पास, एक चाय का कप है, उसके अंदर क्या है, चाय है, ठीक है, चाय का कप है, उसके अंदर क्या है, चाय है, टी है। ओपन सिस्टम में मैंने क्या किया, चाय का कप रख दिया, नॉर्मली कोई आया चाय देके गया तो मैंने वो क्या कर दिया, रख दिया, और मैं कुछ काम कर रही हूं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसका चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। यानी चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी बोल दो, या फिर क्या बोल देंगे, हीट, है ना, चेंज इन एनर्जी या फिर हीट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, चाय में से कुछ ना कुछ इवेपोरेट भी होगा, पानी है जैसे कुछ टाइम तक रख देंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ इवेपोरेट भी होगा। यानी सेकंड चीज क्या हो जाएगी, चेंज इन मास, ठीक है, चेंज इन मास, समझ आ गया। ओपन अगर सिस्टम है तो दोनों चीजें चेंज होगी, एनर्जी भी चेंज होगी और मास भी चेंज होगा, जैसे चाय का कप। अब मैंने क्या किया, क्लोज सिस्टम, थोड़ा सा दिमाग लगाया, चाय को क्या कर दिया मैंने, ढक दिया, चाय के कप को क्या कर दिया, प्लेट के साथ ढक दिया, ठीक है, कवर कर दिया उसको। कवर करने के बाद क्या होगा, चाय ठंडी तो होगी,
होगी ना। जैसे हम देखते हैं कि जो हम प्लेट उतारेंगे उस पे क्या हो जाएंगे, वेपर्स हो जाते हैं, वेपर्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो अंदर ही क्या रहेंगे, चाय के अंदर ही गिरते रहेंगे। यानी क्लोज सिस्टम अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, चाय ठंडी तो होगी, यानी चेंज एनर्जी में चेंज तो होगा, लेकिन मास में चेंज नहीं होगा, मास में चेंज नहीं होगा। अब क्या है मेरे पास, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी थर्मल, मैंने क्या ले लिया, थर्मोस ले ली, ठीक है, उसको क्या किया, उसके अंदर चाय डाल दी, तो उस चाय कुछ घंटों तक क्या कर दिया, कुछ घंटों तक क्या रहेगी, वो चाय ठंडी भी नहीं होगी, मास भी चेंज नहीं होगा। यानी इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, नो चेंज इन एनर्जी, मास एंड मास में भी चेंज नहीं होगा और एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये था हमारे पास टाइप ऑफ सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टॉपिक नेक्स्ट है कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है। होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमो और सेकंड है मेरे पास हेट्रो, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम, यूनिफॉर्म, होमो का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, और इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें सेम फेज प्रेजेंट हो, सेम क्या हो, फेज प्रेजेंट हो, इसमें क्या हो, डिफरेंट फेज प्रेजेंट हो, डिफरेंट फेज। अब फेज का मतलब क्या है जी, फेज हम पढ़ते हैं बेसिकली तीन ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। या तो मेरा क्या है, सिस्टम में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या हो जाएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। यानी क्या हो, एक से ज्यादा फेज अगर हमारी प्रेजेंट है, ज्यादा, एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। और अगर एक सेम फेज प्रेजेंट है, कॉमन है, यूनिफॉर्म है सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। समझ आ गया गाइस। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा था मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्या पढ़ा था, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। A system which have large number of bulky material. A system consist of, लिख लो, ठीक है, consist of large number of bulky bodies या फिर material, बॉडी या फिर मटेरियल, ठीक है। यानी ऐसा सिस्टम जो किससे बना हो, बल्कि मटेरियल से बना हो, उसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से हमारे पास एक टर्म और आती है, वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी ऐसा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है, जो प्रॉपर्टीज शो करेगा, उनको बोल देंगे हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जो ये प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, दो टाइप की होती है। थोड़ी सी टर्म्स बोरिंग है, लगा लो, बोरिंग इन द सेंस, मुझे पता है कि सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं एग्जांपल्स दूं आपको, ठीक है। तो नॉर्मल सी है कि ये डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आ भी जाती है, एक 2-2 मार्क्स की, पेपर में नहीं आती, लेकिन आगे जो हम डेरिवेशंस करेंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें यूज होने वाली है,
ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है, दो टाइप की हैं, एक मेरे पास क्या होती है एक्सटेंसिव और एक मेरे पास होती है इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसमें इनसे याद रख लो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो चीज डिपेंड नहीं करती, किस पे नहीं डिपेंड करती, क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब मेरा सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चेंज नहीं होगी सब्सटेंस की क्वांटिटी से। और ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिपेंड करेगी क्वांटिटी पे। इतनी बात समझ आई। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव से याद कर लो इंडिपेंडेंट होती है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। अब देखो मैं चीनी खा रही हूं, चीनी ली मैंने, चीनी का एक क्रिस्टल ले लिया मैंने, एक क्रिस्टल अंदर रखा तो वो मीठा ही लगेगा, ये तो है नहीं नमकीन लगेगा। एक मैंने एक चम्मच भर के खा ली, वो भी मीठा ही लगेगा, है ना। तो यानी टेस्ट क्या है, अगर मैं बात करूं टेस्ट की, तो टेस्ट क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। चीनी कितनी मर्जी ले लो मीठी ही रहेगी, नमक है थोड़ा सा ले लो या ज्यादा ले लो नमक ही रहेगा, मतलब नमकीन ही रहेगा, वो मीठा नहीं होगा। यानी टेस्ट क्या नहीं करता, चेंज नहीं होता, किस पे, क्वांटिटी पे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, जो डिपेंड करती है, क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे मास है, मास डिपेंड करता है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे क्या करती है, डिपेंड करती है ना। एंट्रोपी भी करती है, एंथैल्पी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक हम याद करेंगे इंटरनल एनर्जी, क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी बोल दो, या फिर एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा, मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये 5 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो क्या है, एक्सटेंसिव है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर दिया है। बाकी टेम्परेचर है, जो भी चीजें हैं, डेंसिटी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, टेस्ट हो गया, मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो सब क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी वो डिपेंड नहीं करते क्वांटिटी पे। इतनी बात समझ आ गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के ये 2 पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास ये सिंपल टर्म्स थी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सम कॉमन टर्म्स में हम एक चीज कर सकते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट से मतलब समझ आ रहा है कुछ, पाथ मतलब मैकेनिज्म। देखो कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे सिस्टम जो क्या करेगा, ओनली स्टेट पे, स्टेट मतलब इनिशियल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, ऐसी प्रॉपर्टीज बोल दो जो किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी बस, पाथ से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरी रिएक्शन है 5 स्टेप में हो रही है, 6 स्टेप में हो रही है, कोई मतलब नहीं है, बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि क्या रिएक्टेंट था और क्या प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, वो पता होना चाहिए, पाथ से कोई मतलब नहीं होता। उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाथ फंक्शन कौन सी हो जाएंगी, वो प्रॉपर्टीज जिनसे फर्क पड़ता है किससे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि मेरी रिएक्शन जो है 4 स्टेप में हो रही है, 5 स्टेप में हो रही है, 6 स्टेप में हो रही है या 1 स्टेप में हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, पाथ फंक्शन हो जाएंगे, यानी उन्हें पाथ से फर्क पड़ता है। अब मेरी जो एंट्रोपी होती है एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है,
तो सिंपल सी ये टर्म सी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। अब फर्स्ट मेरे पास है आइसोबारिक, लिख लो, आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। थर्ड है मेरे पास आइसोकोरिक, फोर्थ है मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये चार हैं। एक मेरे पास होता है, फिफ्थ में यहां लिख रही हूं, साइक्लिक प्रोसेस। अब ये क्या होते हैं जी? देखो, सिस्टम हमने पढ़ लिया, 3 टाइप के थे। प्रोसेस जो है वो क्या है? 5 टाइप के प्रोसेस है। फर्स्ट है मेरे पास आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या हो जाएगा? याद करने का तरीका, बी है ना यहाँ पे, बारिक, ठीक है, BP है ना, उसका तो क्या हो गया, BP हाई हो गया, लो हो गया, पढ़ते हैं ना, तो BP याद कर लो, बारिक में B आ गया, P से क्या हो जाएगा, प्रेशर। ऐसी सिस्टम या ऐसा प्रोसेस, a system is said to be isobaric when the pressure of the system is constant। यानी मेरा क्या हो जाए, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, dP इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक टर्म जो है, जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, P क्या हो रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही शो कर रहे हैं ना हम, ये dP। जरूरी नहीं है कि मैथ्स और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आते हैं, हमारे केमिस्ट्री में भी आते हैं, ठीक है। तो यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बच्चों को कि क्या है dP, अगर dP कांस्टेंट ले या फिर P वो करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, P कांस्टेंट है तो dP 0 के इक्वल हो जाएगा। आइसोबारिक समझ आ गया। आइसोबारिक BP यानी प्रेशर क्या होगा, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। आइसोथर्मल, थर्मल वर्ड जहां आ जाए तो हमारा मतलब किससे होता है, टेम्परेचर से। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, C है तो आप याद रखेंगे CV, ठीक है, CV देते हैं तो CV यानी V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। वैन यहां नहीं आएगा, यहां क्या होएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक तो हमें याद ही होता है नॉर्मली कि क्या है, इसमें हमारा जो हीट है वो क्या होता है, कांस्टेंट। हीट का सिंबल हम शो करते हैं Q से, इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, 0, यानी देयर विल बी नो चेंज इन द हीट ऑफ द प्रोसेस का जो हीट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब मेरे पास क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में 2 चीजें कांस्टेंट होती है, एक तो S और एक H, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, देखो S पढ़ते हैं हम एंट्रोपी, ठीक है। S किसके लिए यूज करते हैं, एंट्रोपी के लिए यूज करते हैं। U हम करते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए, और H हम यूज करते हैं एंथैल्पी के लिए, ठीक है।
अब ये H है तो हीट, वो चीज नहीं करनी। Q यूज करते हैं, वो आपकी मर्जी है, कैपिटल यूज करना है या स्मॉल करना है। मोस्टली हम कैपिटल स्मॉल करते हैं, क्योंकि कैपिटल क्या होता है, चार्ज के लिए यूज होता है, इनकेस अगर चार्ज की कोई क्वांटिटी है तो हम स्मॉल यूज करते हैं। अगर आप कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं, ये तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। अब Q है, ये भी आप मेंशन करोगे। अगर S यूज किया आपने कहीं भी डेरिवेशन में, तो हियर S इज एंथैल्पी, ये चीज मेंशन किया करो, उन चीजों के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पता सबको होता है, ये नहीं कि टीचर को पता नहीं है, तो हम टीचर है भाई, वो तो केमिस्ट्री का टीचर है तो ये तो पता ही होगा। आप ये सोचो कि उसको नहीं पता कुछ भी, तो डेरिवेशन में जो जो टर्म्स आप यूज कर रहे हो उनको लिखना सीखो कि भाई ये टर्म ये यूज किया मैंने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हो, कांस्टेंट लगा रहे हो, तो मेंशन करो कि ये कांस्टेंट है, मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया। ठीक है, इन चीजों के ही मार्क्स मिलते हैं, अटेम्पटेशन। ठीक है, Q क्या हो जाएगा मेरा, हीट हो जाएगा। ये आगे हम बार बार यूज करेंगे, सिंबल्स तो कंफ्यूज नहीं होना, इनको याद कर लेना। S क्या होता है, U क्या होता है, H क्या होता है। तो यानी साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा मेरा, एंट्रोपी और एंथैल्पी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी कांस्टेंट। साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है, कोई भी रिएक्शन है मेरी A से स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर B पे गई, B से फिर वापस A पे आ गई, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो। कोई चीज है वो घूम फिर के अपनी ही जगह आ जाए, वो क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे हम साइक्लिक प्रोसेस करते हैं, कहीं भी घूम ले, रात को वापस कहाँ आना है, घर पे ही आना है ना। तो घर क्या हो गया हमारा, इनिशियल और फाइनल स्टेट होगी। तो वही चीज है साइक्लिक प्रोसेस, यानी जिसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट क्या होगी, सेम होगी, घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाए, उसको बोलते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोल दो। नेक्स्ट टॉपिक हम पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड थैंक यू।